तो बच्चों आज हम देख रहे हैं हमारी 11वीं कक्षा का 18वां अध्याय, यानी कि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा रुधिर ब्लड के बारे में हम बात करेंगे। इसी के साथ में हम देखेंगे कि सर्कुलेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है, दैट मीन्स परिसंचरण सिस्टम क्या होता है। तो बच्चों ये जो चैप्टर है पूरा वो है हमारा शरीर में जो जो फ्लूइड्स पाए जाते हैं, बॉडी में जो जो फ्लूइड्स पाए जाते हैं, द्रव्य पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कि हम कहें रुधिर पाया जाता है ना, फिर वो किस तरीके से परिसंचरित होगा, किस किस तरीके से जो ब्लड है या जो हमारी बॉडी का फ्लूइड है वो सर्कुलेट होगा, वो चीज़ हम इस चैप्टर में देखेंगे। लेकिन आज जो हम भाग 1 के अंतर्गत स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा ब्लड। ठीक है, स्टार्ट। रुधिर यानी कि हमारा ब्लड, फाइन। ब्लड जटिल प्राणी पोषण पदार्थों के परिवहन के लिए एक विशेष तरल का उपयोग करते हैं। जो जटिल प्राणी है, जटिल प्राणी में हम बेसिकली किसको देखते हैं? ह्यूमंस। जैसे हम सबसे जटिल प्राणी की बात करें तो हम बोल सकते हैं मानव तंत्र जो होता है वो सबसे जटिल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो जटिल प्राणी जो पोषण पदार्थ होते हैं, पोषण पदार्थ जैसे कि हमें कोई भी खनिज लवणों का, ठीक है, जो हमारी बॉडी में खनिज लवण जो होते हैं उनका हमें परिवहन कराना, ये रोड है, ठीक है, ये क्या है? रोड है। और हमें परिवहन कराना है तो हम एक लिक्विड माध्यम का यूटिलाइजेशन करेंगे, उपयोग करेंगे। मनुष्य सहित उच्च प्राणियों में रक्त इस उद्देश्य से काम आने वाला सर्वाधिक तरल है। दैट मीन्स ये क्या कहना चाह रहा है इस दो लाइनों में, इन दो पंक्तियों में ये कहना चाह रहा है कि जो हमारी बॉडी में या हम कह सकते हैं मनुष्य में या उच्च प्राणियों के शरीर में खनिज पोषणों का परिवहन करना है। तो परिवहन के लिए हम एक तरल का उपयोग करते हैं और सर्वाधिक रूप से जिस तरल का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, वो कौन है? हमारा रक्त है, रुधिर है। क्लियर दैट? एक अन्य शरीर द्रव्य लसिका भी कुछ विशिष्ट तत्वों के परिवहन में सहायता करता है। तो क्या हो गया? आ जाओ इधर, ठीक है। हम कह रहे हैं उच्च प्राणी में हमने ले लिया मनुष्य, फिर हम बोल रहे हैं मनुष्य में खनिज पोषण तत्वों का परिवहन करना है। तो हम तरल पदार्थ लेते हैं, यही बोला हमने। हम क्या ले रहे हैं? एक तरल या द्रव पदार्थ ले रहे हैं। ये दो तरीके के होते हैं, एक हम बोलते हैं रक्त या फिर रुधिर, रक्त या रुधिर। दूसरा हम बोल रहे हैं कि जो लसिका द्रव्य होता है या जो जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लिम्फ, ठीक है। जो लसिका होता है, लिम्फ होता है, वो भी ऐसा द्रव्य होता है बॉडी का जो कि क्या करता है? बॉडी में पोषक पदार्थों के परिवहन में हेल्प करता है। क्लियर दैट? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ये इनिशियल 2 लाइन्स है जिसको मैंने एलोबरेट किया है, समअप किया है। क्लियर दैट? आई बात समझ में? आगे चलते हैं। रक्त, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। रक्त एक विशेष प्रकार का ऊतक है, ये हम सभी जानते हैं, जिसमें आधात्री मैट्रिक्स होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और कुछ संगठित संरचनाएं भी पाई जाती है। तो सबसे पहले है प्लाज्मा। अब यहां पर अपन पढ़ने से अच्छा है कि एक तुम ले लो, क्या स्लाइड। हम बोल रहे हैं रक्त के बारे में, रुधिर के बारे में, ब्लड के बारे में, ठीक है।
हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली जो ब्लड होता है, ठीक है, बेसिकली जो ब्लड होता है वो 2 टाइप से या 2 पदार्थों से मिलकर बना है, हम ये कह सकते हैं। एक होता है प्लाज्मा, ठीक है, एक होता है हमारा कोशिकाएं। रक्त में कुछ कोशिकाएं होती हैं, सेल्स या ब्लड सेल्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है। प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा को हम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है, प्लाज्मा को हम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। क्लियर दैट। अब सुनो, ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब, ठीक है, इसमें अपन ने लिया है ब्लड, इतना ही है ब्लड, पूरा नहीं भरेंगे, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ले लिया, ब्लड ले लिया, ढंग से समझाऊंगी तुम्हें ये चैप्टर, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारे नीट के लिए भी और तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। क्यों? क्योंकि तुम साइंस के स्टूडेंट हो, ठीक है। हमने क्या लिया, ब्लड ले लिया, ब्लड सैंपल ले लिया, ठीक है। अब इस ब्लड सैंपल में हमें 2 चीजों को देखना है, तो हम दोनों चीज क्या देखेंगे, एक देखेंगे प्लाज्मा और हम देखेंगे हमारा सेल्स। तो तुमने यहाँ पर एक डायग्राम लिया है, ठीक है, ये डायग्राम लिया है, इसी को मैं तुम्हें पीछे समझा रही हूँ, ठीक है। अब इस ब्लड को अपन, अरे मैं येलो कलर नहीं ले सकती, इस ब्लड को अब अपन क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज, ठीक है, क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है, सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखा। अब क्या हुआ, अब तुम ये सोच रहोगे रे लाल वाला जो पदार्थ था, अब सेंट्रीफ्यूज में क्या होता है, जैसे सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है वो ऐसे करती है, वाइब्रेट, दुम 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 ऐसे हिलती है, एकदम शेक करती है, शेक जैसे तुम क्या करोगे, मेरी बात सुनो, दूध लो, है ना, दूध में तुम कुछ शेक बना रहे हो, बनाना डाल दो, है ना, केला डाल दो, और उसको हम क्या करते हैं भाई, जो हमारा ग्राइंडर होता है, जो जिसमें अपन जूस बनाते हैं, शेक्स बनाते हैं, तो वो क्या करता है, एकदम धूसता है ऐसे ना, मतलब क्या कहते हैं, वाइब्रेट होता है। वाइब्रेट होने से जब वो पूरा काम हो जाता है तो हम देखोगे अब हम दूध और केले को अलग अलग नहीं कर सकते, है ना, ऐसा होता है ना, वो मिक्स हो जाता है। तो अभी हमारे पास ये क्या है, हमारा बनाना शेक है, लेकिन इसका मतलब थोड़ा ना कि ऐसा था, नहीं, हमने इन दोनों को जब अलग अलग किया तो हमें पता लगा यार बनाना भी है और उसके अंदर दूध भी है। वैसे ही ब्लड को जब अपन सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो हमें पता लगेगा ये 2 चीजों से मिलकर बना होता है बेसिकली। अब देखो क्या है, ये जो तुम्हें येलो येलो पदार्थ दिख रहा है ना, ये तो है प्लाज्मा, ये तो है, मेरे को लिखते लिखते भूल जाती हूँ लिखना क्या है, ये तो है हमारा प्लाज्मा, ठीक है, और ये कितना होता है, 55%, कितना होता है, 55%। और जो ये तुम्हें रेड रेड दिखाई दे रहा है, ये है हमारी रक्त कोशिकाएं, है ना,
रक्त कोशिकाएं, अभी रक्त कोशिकाएं बहुत सारी होती है, वो अपन इधर डिस्कस करेंगे। ये होती है हमारी 45%, ठीक है। ये तुम्हारी एनसीईआरटी में पूरा दे रखा है, बस मैंने तुमको एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन दिया उन लाइनों को कि भाई ब्लड सैंपल लिया, ब्लड को तुम सेंट्रीफ्यूज करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो पीला पीला द्रव्य पदार्थ है वो क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। वो ये रहा, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं इंग्लिश में, और वैसे हम कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक है, आधात्री। अब जो ये रक्त के जो नीचे जो कुछ चीजें रह जाती है वो होती है रक्त कोशिकाएं, जैसे हमारी आरबीसी, हमारी डब्ल्यूबीसी, हमारी प्लेटलेट्स, ठीक है। अब देखो इधर आ जाओ। अब जो प्लाज्मा है, ठीक है, ये चीज अलग से है। अब देखो प्लाज्मा के बारे में मैं तुम्हें बता रही हूँ, पहले ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं ना प्लाज्मा के बारे में तुम्हें अलग से बताऊंगी फिर, ठीक है। रक्त रुधिर ब्लड है वो दो तरीके से बना होता है, प्लाज्मा और कोशिकाएं, ठीक है। प्लाज्मा हमारा 55% है और कोशिकाएं हमारी 45% है, ठीक है, क्लियर दैट। अब अपन नेक्स्ट एक वो ले रहे हैं, स्लाइड ले रहे हैं, आ जाओ। अब देखो तुमने बोला कि भाई जो हमारा रक्त है वो हमने दो तरीके से बोला, हमने बोला प्लाज्मा, फिर हमने बोला रक्त कोशिकाएं, है ना, इससे बना हुआ होता है ब्लड हमारा। रक्त कोशिकाएं हमारी 45% है और ये हमारा 55% है, हो गए 100, है ना। अब अपन पढ़ेंगे बेसिकली प्लाज्मा के बारे में। अब अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, बेसिकली प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा जो है वो भी मुख्यतः दो तरीके से मिलकर बना होता है, दो चीजों से मिलकर बना होता है। इसमें होता है हमारा जल, और जल के साथ में हमारे कुछ होते हैं प्रोटीन, ठीक है। तो प्लाज्मा, तुम सोचोगे कि जो प्लाज्मा है वो किससे मिलकर बना हुआ है, वो बना हुआ है हमारा जल का और प्रोटीन का, ठीक है। जल क्यों जरूरी है, देखो आप बोल रहे हो कि जो ब्लड है वो एक लिक्विड फॉर्म में है ना, एक तरल द्रव्य पदार्थ है। तो तरल तुम कैसे कहोगे, है ना, तरल तब कहोगे ना जब उसमें कुछ लिक्विडिटी होगी, है ना। जब कोई तरल तरह का पदार्थ होगा तो हमारे पास क्या है, ये जल है जो इसको तरल फॉर्म में बनाता है, ठीक है। और प्रोटीन्स, आपको पता है ब्लड जो है, ब्लड हमारा बेसिकली क्या करता है, जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो गैसेस होती हैं, उसको क्या करता है, फ्लो कराता है। मतलब अब देखो यार, एक और पीछे जा रही हूँ वापस से स्लाइड में, यहां पर देखो हमने बोला है खनिज पोषण तत्वों का परिवहन करता है ब्लड, ठीक है। तो खनिज पोषण तत्व है तो हम बोल रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। हॉर्मोन्स, और हम बोल सकते हैं हिंदी में भी लिखूंगी, 2 मिनट, न्यूट्रिएंट्स है, हॉर्मोन्स है, और हमारे एक और चीज है, क्या बोलते हैं उसको अपन, गैसेस, ठीक है। गैस में हमारी हो जाएगी CO2 और O2। न्यूट्रिएंट्स यानी कि खनिज पोषण, हार्मोन यहाँ लिख रही हूँ हिंदी में, ठीक है। इनका परिवहन कौन करता है, इनका परिवहन करता है ब्लड, यानी कि ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। क्यों, क्योंकि इन्हीं का परिवहन करना होता है। अब तुम सोचोगे कि मैम आपने तो क्या बोला, आपने तो बोला कि जो ब्लड है वो तो दो ही चीजों से मिलकर बना है, फिर न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा, है ना। आप यही सोचोगे कि न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा, वो भी अपन बात करेंगे। तो जल जो है प्लाज्मा के अंदर बात करें तो ये होता है 90 से 92%, ठीक है, 90 से 92, 90 से 92% इसमें जल होता है। और यदि अपन प्रोटीन की बात करें तो 6 से 8% इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं। अब प्लाज्मा में बेसिकली जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं वो 3 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है, 3 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। आओ देखें कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। हम बोल रहे हैं एल्ब्यूलिन,
एल्ब्यूलिन प्रोटीन, ठीक है। फिर हम बोल रहे हैं ग्लाइबोलिन प्रोटीन, ठीक है। फिर हम बोल रहे हैं फाइब्रोजीन प्रोटीन। ये 3 प्रोटीन जो है वो पाए जाते हैं आपके किस में, प्लाज्मा में। एल्ब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन होगा ये, ग्लाइकोजन इतनी देर से मुझे याद आ रहा था। ग्लोब्यूलिन, ठीक है, ग्लोब्यूलिन, इसको इंग्लिश में भी लिखेंगे अपन एल्ब्यूलिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन एंड फाइब्रोजिन प्रोटीन। ये बेसिकली 3 तरह के प्रोटीन जो है वो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। अब तुम बोलोगे कि मैम यहाँ पर ये 90 to 90% हो गया, ये हमारा 6 से 8% प्रोटीन हो गया, तो फिर हमारे ये न्यूट्रिएंट्स आएंगे। तो बहुत ही कम परसेंटेज में हमारे पास खनिज पोषण भी जो होते हैं वो ब्लड के द्वारा ही जाते हैं। क्लियर दैट? ये ज्यादा जगह नहीं घेरते। बेसिकली जो ब्लड है वो प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं का बना है, जिसमें से 55% अपने पास क्या है, जल और मतलब प्लाज्मा है, और प्लाज्मा भी किससे बना हुआ है, जल और प्रोटीन से, जिसमें प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होगी, 90 से 92%। और यदि हम प्रोटीन की बात करें तो भाई बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी है, 6 से 8% प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोटीन भी बेसिकली 3 तरीके के होते हैं, एल्ब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रोजीन प्रोटीन जो होते हैं वो हमारे प्रोटीन पाए जाते हैं प्लाज्मा के अंदर। अब आप बोलोगे कि मैम ये जो एल्ब्यूलिन है, ग्लोब्यूलिन है, फाइब्रोजीन है, इनका भी कुछ कार्य होता है। बिल्कुल कार्य होता है। क्या कार्य होता है यही बता दूं? कलर चेंज कर लेती हूँ। यदि तुम एल्ब्यूलिन का देखोगे तो एल्ब्यूलिन का काम देखने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एक अलग से स्लाइड लेनी पड़ेगी। एल्ब्यूलिन, ठीक है, एल्ब्यूलिन प्रोटीन। अब एल्ब्यूलिन प्रोटीन का क्या कार्य है, हमारी बॉडी में, ठीक है, हमारी बॉडी में होती हैं, ये होती हैं हमारी कैपिलरीज, ठीक है, रक्त वाहिकाएं। कैपिलरीज यानी कि रक्त वाहिकाएं जो होती हैं उसके अंदर क्या होती हैं, ये ऐसे छोटी छोटी वाहिकाएं भी होती है, ये होती है हमारी कैपिलरीज, ये होती है हमारी वेन्स, ठीक है, रक्त वाहिकाएं होती है। तो ब्लड जो फ्लो करता है, ये जो ब्लड है यानी कि जो तरल है, ठीक है, ये जो तरल है, प्लाज्मा आपको पता है, हमने भी बात करी है, जो प्लाज्मा है वो बेसिकली जल और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यदि प्रोटीन को तुम निकाल दो तो जल कोई मतलब का नहीं रहेगा, और जल को तुम निकाल दो तो प्रोटीन कोई मतलब का नहीं रहेगा। तो जो हमारा ये जो प्लाज्मा है ना, अब जो प्लाज्मा है इसमें से जल जो है वो बाहर की तरफ निकल जाता है, जल जो है बाहर की तरफ निकल जाता है। यदि तुम किसी कोशिका में, सुन लो पहले, यदि तुम रक्त की वाहिकाओं में से प्रॉपर प्लाज्मा निकाल लोगे या प्रॉपर जो तरल है वो निकाल लोगे तो वो एकदम शुष्क हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि वो जो ये शुष्क होना है वो बहुत गलत हो जाएगा। भाई ब्लड कम नहीं होना चाहिए ना बॉडी में, तरलता के लिए, गैसों के विनिमय के लिए, खनिज पोषणों के लिए जल, रक्त बहुत जरूरी है। यदि उसका तुम तरल खत्म कर दोगे तो वो फ्लो कैसे होगा, वो आवागमन परिवहन में कैसे हेल्प करेगा। तो एक प्रोटीन है जो कि इस तरल को इन वाहिकाओं में से बाहर निकलने से रोकता है। क्या करता है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, है ना, ये क्या है, प्रोटीन्स है। ये प्रोटीन्स क्या करेंगे, इस तरल को बाहर फ्लो होने में रोकेंगे,
है ना, कि भैया तुम रुक जाओ, बाहर फ्लो मत हो पूरी तरीके से। यदि तुम पूरी तरीके से बाहर फ्लो हो जाओगे तो अंदर की तरफ क्या हो जाएगी, त्वचा शुष्क हो जाएगी, वेन्स चिपक जाएंगी। ठीक है, तो वेन्स को अपन को चिपकाना नहीं है। तो ये जो प्रोटीन है जो बाहर के प्रवाह को रोकता है, नियंत्रित करता है, उसको हम बोलते हैं एल्ब्यूलिन प्रोटीन। क्या बोलते हैं, एल्ब्यूलिन प्रोटीन। और ये एल्ब्यूलिन प्रोटीन क्या करता है, कोशिका में या वाहिका में क्या करता है, ऑस्मेटिक प्रेशर, ऑस्मेटिक प्रेशर ऑस्मेटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मेटिक प्रेशर को नियंत्रित करता है। क्लियर दैट? आ गई बात कि भाई एल्ब्यूलिन प्रोटीन का काम क्या है, जो भी होगा वो जो होता है ना, जल का दबाव या जल दाब जो होता है, जल विभव जो होता है, उसको बनाए रखने का कार्य कौन करता है, कौन करता है, एल्ब्यूलिन प्रोटीन करता है ब्लड में। क्लियर दैट? आई बात समझ में? अब देखो नेक्स्ट हम देखेंगे किसका कार्य है, ग्लोब्यूलिन। ठीक है, हम देख रहे हैं, एक और स्लाइड ले लो। अब हम देख रहे हैं ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, इसका कार्य देखो। देखो ग्लोब्यूलिन को अपन ऐसे लिखते हैं, जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होते हैं वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं, अल्फा, गामा, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा 3 तरह के ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है। और हमारी एनसीईआरटी में सिर्फ गामा प्रोटीन के बारे में बता रखा है। हमारी एनसीईआरटी में क्या बता रखा है, सिर्फ गामा प्रोटीन के बता रखा है कि जो गामा प्रोटीन है ये क्या काम करते हैं। आपको पता हो तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज, सुना है आपने एंटीबॉडीज, तो एंटीबॉडीज क्या है, हमारे ग्लोब्यूलिन प्रोटीन ही तो है। हमारी गामा प्रोटीन जो है वो क्या है, हमारी एंटीबॉडी तो है। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी कौन बनाता है, गामा ग्लोब्यूलिन। और तुम्हें पता है एंटीबॉडी हमारी बॉडी के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी में प्रतिरक्षा तंत्र में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। कोई भी हमारी बॉडी में यदि एंटीजन आता है, ठीक है, कौन आ रहा है, एंटीजन आ रहा है, तो उसको कौन किल करता है, एंटीबॉडी किल करने में हेल्प करती है, या उसको बाहर एलिमिनेट करने में या बाहर निकालने में हमारी बॉडी से, कि निकल चल बाहर निकल। और लड़ाइयाँ करती रहती है कौन, एंटीबॉडी, एंटीजन में लड़ाई होती रहती है। तो ये जो एंटीबॉडी है वो बेसिकली किससे बनी हुई है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से। तो तुम्हें समझ में आ गई ये चीज भी, क्लियर दैट? अब अपन देखेंगे तीसरा काम है हमारा फाइब्रोजन प्रोटीन का, है ना। फाइब्रोजन प्रोटीन, फाइब्रोजन प्रोटीन जो है बच्चों, ये जो है ये हमारे रक्त में थक्का, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं क्लॉटिंग, क्लॉटिंग, ठीक है, रक्त में थक्का कारक होता है, क्लॉटिंग फैक्टर होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ब्लड को, ये जो ब्लड है एकदम तरलता से भरता है, लेकिन कभी कभी हमारी बॉडी में ब्लड की क्लॉटिंग भी होना जरूरी होता है। तो ये ब्लड को क्या करता है, क्लॉट कर देता है। ठीक है, ब्लड को क्या करता है, क्लॉट कर देता है, क्लम्प बना देता है। इसको हम बोलते हैं एग्लूटिलेशन। ठीक है, क्लॉटिंग कर देता है। आप तो ये देखो कि रक्त का थक्का बना देता है, कौन बना देता है, फाइब्रोजन प्रोटीन। तो इस तरीके से आप देख लो बच्चों, आ जाओ एक बार शुरुआत से आ जाओ।
हमने बोला, एक बार शुरुआत से तुम्हें वापस से डिटेल में बता रही हूँ, फिर तुम्हारी एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी। हमने बोला उच्च प्राणी मनुष्य में या उच्च प्राणियों में जैसे कि मनुष्य में खनिज पोषण तत्वों के परिवहन के लिए, खनिज पोषण तत्व में न्यूट्रिएंट्स, हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हार्मोन भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं जैसे O2 और CO2, इनके परिवहन के लिए तरल पदार्थ होता है। ये तरल पदार्थ दो तरीके से होते हैं, एक होता है रक्त और एक होती है लसिका, ठीक है, जिसमें आज अपन रक्त के बारे में पार्ट 1 के अंदर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? रक्त के बारे में पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं। क्लियर दैट? ये बात समझ में आ गई। फिर हमने आगे बोला कि जो रक्त है हमारा, जो ब्लड है, बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, प्लाज्मा मैट्रिक्स या फिर आधात्री और कोशिकाएं या सेल्स, ठीक है, रक्त कोशिकाएं जो होती है। अब हमने बोला, हमने पढ़ा पहले प्लाज्मा के बारे में, हमने किसके बारे में पढ़ा? पहले प्लाज्मा के बारे में अभी अपन पढ़ रहे हैं। हमने बोला कि हमने एक ब्लड का सैंपल लिया, ब्लड सैंपल को हमने सेंट्रीफ्यूज किया, ऐसे धक 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 ऐसे किया, और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमने पाया कि जो पीला सा एकदम तरल सा पदार्थ होगा वो हमारा कहलाएगा प्लाज्मा, जिसका प्रतिशत होता है 55%, और जो रक्त जैसे लाल लाल जो पाया जाता है वो होती है रक्त कोशिकाएं, जिसका प्रतिशत होता है 45 या फिर 45%। ये क्लियर दैट? फिर हमने बोला, जब हमने प्लाज्मा की बात करी तो प्लाज्मा जो होता है वो बेसिकली होता तो 55% है। ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, दो चीजों का समावेश होता है, एक होता है जल, एक होता है प्रोटीन। जल की तुम बात करोगे तो 90 से 92% जल पाया जाता है। प्रोटीन की बात करोगे तो 6 से 8% हमारा क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। जल जो होता है, ठीक है, ये तो फ्लो का काम करता है। प्रोटीन बेसिकली 3 तरह के पाए जाते हैं प्लाज्मा में, एल्ब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रोजन, ठीक है। अब इन तीनों के अलग अलग कार्य हैं। हमने बोला एल्ब्यूलिन प्रोटीन क्या करता है, जो रक्त वाहिनियां होती है, रक्त वाहिकाएं होती है, उसमें से तरल को ज्यादा ना निकले उसको नियंत्रित करता है। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो जल के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, उसके ऑस्मोटिक प्रेशर को, या मेरे को याद नहीं आ रहा इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अभी हो सकता है आपकी एनसीईआरटी की बुक में आ जाए जब अपन देख लेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर तो आप याद रखिए, ये जल के दबाव को या दाब को बनाए रखता है कौन? हमारा एल्ब्यूलिन। क्लियर दैट? अब हम नेक्स्ट देखेंगे ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। बेसिकली 3 तरह के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ गामा प्रोटीन दिया हुआ है। गामा प्रोटीन हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनाता है जो किसी भी एंटीजन को आने से रोकता है, यानी कि ग्लोब्यूलिन की अपन बात करें तो ये प्रतिरक्षा तंत्र में हमारी मदद करता है। क्लियर दैट? स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर हम बोल रहे हैं हमारा फाइब्रोजन प्रोटीन। फाइब्रोजन प्रोटीन रक्त में क्लॉटिंग फैक्टर या थक्का बनाने का कार्य करता है, यानी कि रक्त को क्या बना देता है, उसमें क्लम्पिंग कर देता है, क्लॉटिंग कर देता है। क्लियर दैट? ये हो गया आपका प्लाज्मा क्लियर। प्लाज्मा आपका क्लियर हो गया। अब अपन अपनी बुक से पढ़ लेते हैं, ठीक है। अपनी बुक क्या कह रही है? प्रद्रव्य एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है। प्रद्रव्य यानी कि वही प्लाज्मा, ये क्या है? हल्के पीले रंग का पदार्थ है। ये कैसा है? हल्के पीले रंग का पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। क्या मैंने भी यही बोला है? क्या मैंने भी कहाँ गया? मैंने भी यही बोला है, प्लाज्मा पीले रंग का तरल पदार्थ होता है और लगभग 55% पूरे रक्त के आयतन का 55% भाग कौन होता है? प्लाज्मा होता है। यही बात हमने करी है। प्रद्रव्य में 90 से 92% जल, प्रद्रव्य में 90 से 92% जल, प्रद्रव्य में 90 से 92% जल और 6 से 8% प्रोटीन पाया जाता है। यही बात अपन ने बोली है, मैं इसलिए आपको कनेक्ट करती हूँ। और 6 से 8% प्रोटीन होता है। फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन, ठीक है, मैंने गलत तो नहीं लिखा? हिंदी में हो सकता है लिखा हो, कोई वो मेरे से हो सकता है। एल्ब्यूलिन सही है, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रोजिन,
ये 3 प्रोटीन होते हैं जो हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, यही बात हमने बोली है। उपस्थित मुख्य प्रोटीन है। फाइब्रोनेजन की आवश्यकता रक्त का थक्का बनाने में किया जाता है, या स्कंदन भी बोलते हैं इसको, ये हमने देख लिया। ठीक है। ग्लोब्यूलिन का उपयोग शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र तथा एल्ब्यूमिन का उपयोग परासरणी संतुलन, ये परासरणी संतुलन यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, मैं वहां पर भी लिख लेती हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा था नाम इसका। परासरणी दाब, ठीक है, इसको नियंत्रित करता है कौन? हमारा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। प्लाज्मा में अनेक खनिज आयन भी होते हैं, जैसा कि हमने बात करी है। सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीज होता है, और इसको बोलते हैं SiO3 को बाइकार्बोनेट होते हैं, क्लोरीन होते हैं, इत्यादि भी पाए जाते हैं। केमिस्ट्री थोड़ी सी डाउन है। शरीर में संक्रमण की आवश्यकता होने पर, जब संक्रमण होता है, कोई भी एलर्जिक होती है, उसके कारण ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और लिपिड भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो आई होप कि आपका प्लाज्मा एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्लाज्मा जो है उसमें बेसिकली, मैं वापस से बोल रही हूँ, ब्लड जो होता है 2 तरीके से बना होता है। एक होता है हमारा प्लाज्मा, एक होता है हमारी कोशिकाएं। प्लाज्मा 55% होता है, कोशिकाएं 45% होती है। प्लाज्मा मुख्यतः 2 चीजों से बना होता है, जल एवं प्रोटीन। जल जो है 90 से 92% होता है जल, और जो प्रोटीन होते हैं वो 6 से 8% होते हैं। 3 तरह के प्रोटीन जो है वो पाए जाते हैं प्लाज्मा में, एल्ब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रोजन। एल्ब्यूलिन जो है वो परासरणी दाब को बनाए रखता है ब्लड के अंदर। फाइब्रोजन जो है वो ब्लड में थक्का बनाए रखने का कार्य करता है, और जो ग्लोब्यूलिन है वो प्रतिरक्षा तंत्र की तरह हेल्प करता है। इसके अलावा प्लाज्मा में कुछ आयंस भी मिलते हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन, ये आयंस भी मिलते हैं, हमने बोला। इसी के साथ में संक्रमण की अवस्था में कुछ लिपिड्स भी हमारी बॉडी में या प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ये हो गया हमारा कंप्लीट। रुधिर का थक्का बनाने एवं स्कंदन के अनेक कारक प्रद्रव्य के साथ निष्क्रिय दशा में रहते हैं। बिना थक्का स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात। अब इधर देखो, हमने बोला ये जो है ठीक है, ये हमने देखा ब्लड के बारे में। अब हम बोल रहे हैं कि जो प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा में यदि अपन थक्का बनाने वाला प्रोटीन निकाल दे, ठीक है, प्रोटीन या फिर कारक दोनों ही बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारे अन्य कारक भी होते हैं। थक्का बनाने वाले प्रोटीन या कारक तुम निकाल दो तो प्लाज्मा को हम क्या कहेंगे, फिर बाकी जो बचा उसको हम बोलेंगे सीरम। क्लियर दैट? तुम्हें पक्का अच्छे से आना चाहिए, कोशिकाएं कब बोलते हैं, प्लाज्मा किसको बोलते हैं, सीरम किसको कहते हैं। तीनों चीज टंग पे, ये हमारा टंग जो है उस पे एकदम बैठी रहनी चाहिए। कहते हैं ना कि वो जो क्या बोलते हैं उसको, कि हमारी जो टंग होती है उस पर सरस्वती निवास करती है, तो बहुत अच्छे से बोलना चाहिए। तो उन्हीं सरस्वती का ये कहना भी है कि जो तुम्हारे लिए जरूरी है अध्ययन के लिए, सरस्वती मैया ही तो हमको पढ़ाई देती है, तो वो ही हमें कहते हैं कि हमारी जो टंग है उस पर तुम्हारा ज्ञान भी एकदम सॉलिड होना चाहिए। तुम्हें अपने जबान पे ये तीनों चीजें याद होनी चाहिए कि भैया प्लाज्मा क्या है, रक्त कोशिकाएं क्या है, अभी बात करने वाले रक्त कोशिकाओं के बारे में, और हमारा सीरम कब कहते हैं। पहले हमने ब्लड सैंपल लिया, उसको हमने सेंट्रीफ्यूज किया, हमने खूब उसको शेक किया।
शेक करने के बाद हमने पाया जो हल्का द्रव्य पदार्थ था पीला सा वो था प्लाज्मा, नीचे जो कोशिकाएं थोड़ा सा गाढ़ा था वो होती है रक्त की कोशिकाएं। फिर हमने प्लाज्मा से थक्का जमाने वाले कारक बाहर निकाल के फेंके, उसको हम कहते हैं सीरम। तीनों चीज मैंने तुम्हें वापस से रिकॉल करा दी है। सो अपने दिमाग में जितनी भी गंदगी है वो हटाओ और अपनी सारी जो अच्छी चीजें हैं वो लगाओ। नॉलेज बहुत जरूरी है, नीट एस्पिरेंट के लिए बहुत जरूरी है बच्चों। निराश हमें बिल्कुल नहीं हो रहा है। 11th 12th ही मैं नहीं पढ़ाती हूँ, आपको नीट के क्वेश्चन भी देती हूँ जो इंपॉर्टेंट होते हैं। सो प्लीज 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 बहुत अच्छे से पढ़ा करो। क्लियर दैट? आई बात समझ में? अब अपन पढ़ेंगे संगठित पदार्थ। संगठित पदार्थ यानी कि कोशिकाएं जिसको मैंने बोला है उसके बारे में अभी अपन देखते हैं। इसको देखने के लिए अपन क्या लेंगे, एक स्लाइड। तो हमने बात करी, फिर रक्त लिया हमने बोला रक्त में प्लाज्मा होती है। प्लाज्मा हम अच्छे से पढ़ चुके हैं बच्चों, है ना? प्लाज्मा अभी तक हमने क्लियर कर लिया। अब हम बोलेंगे, हमने बोला कोशिकाएं हैं, है ना? कोशिकाएं बोल दो या फिर संगठित पदार्थ बोल दो, एक ही बात है, ठीक है? संगठित पदार्थ एक ही चीज है। सेल कंपोनेंट भी बोलते हैं या ब्लड कंपोनेंट भी तुम इसको इंग्लिश में बोल सकते हो। अब अपन की बारी है इसकी। अब अपन किसको हाईलाइट करेंगे, कोशिकाएं या संगठित पदार्थ को। तो जब तुम ये देखोगे, ठीक है, तो ये 3 तरह की कोशिकाओं से मिलकर जो है बनी हुई होती है ना? 3 तरह की कोशिकाएं जो होती है इसमें प्रेजेंट होती है। एक होती है तुम्हारी एरिथ्रोसाइट्स, है ना? लाल रक्ताणु, लाल रक्ताणु, ठीक है। एक होती है तुम्हारी ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स यानी कि श्वेत रक्ताणु, श्वेत रक्ताणु, ठीक है। और एक होती है तुम्हारी प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स पट्टिकाणु, ठीक है, पट्टिकाणु। ये 3 तरह की जो है कोशिकाएं या संगठित पदार्थ जो है आपके पाए जाते हैं। हमने बात करी थी ये कितने पाए जाते हैं, 45% पाए जाते हैं, ठीक है, 45% पाए जाते हैं। तो इरिथ्रोसाइट जो है बेसिकली 44%, यानी सबसे ज्यादा जो ब्लड में संगठित पदार्थ में जो जगह घेरती है वो कौन है, हमारी लाल रक्ताणु यानी कि इरिथ्रोसाइट, जिसमें 44% ये जगह घेरती है, ठीक है। ल्यूकोसाइट और हमारी प्लेटलेट्स ये होती है टोटल 1%, ठीक है। ये कितनी जगह घेरती है हमारी, 1%। हो गया 45% कम हुआ है ना, कि भैया ये हमारी 44% घेर रही है जगह और ये हमारी कुल मिलाकर के 1% जगह घेर रही है। तो जो रक्त है वो प्लाज्मा और कोशिकाओं के संगठित पदार्थ से मिलकर बना होता है। इसमें आपको पता है इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स होते हैं। क्लियर दैट? चीजें क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, फिर अपन अपनी एक बार एनसीईआरटी पे चलेंगे, फिर धीरे धीरे तुम्हें समझाऊंगी कि ल्यूकोसाइट्स कैसे बनती, इरिथ्रोसाइट्स कैसे फॉर्मेशन होता है, क्या इनका फंक्शन होता है। क्लियर दैट? तुम ये सोचते होंगे कि मैम स्क्रीनशॉट लेने के लिए उधर तो चली जाती है लेकिन बोलना नहीं छोड़ती है। बोलेंगे, नहीं बोलूंगी तो तुम्हें लगेगा कि मैम तो गई, है ना? तो सबसे पहले अपन यहां पर देखेंगे संगठित पदार्थ में, थोड़ी इसकी वो कम कर लूं। लाल रुधिर कणिका, इरिथ्रोसाइट, श्वेताणु यानी ल्यूकोसाइट और पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स, ये संयुक्त रूप से संगठित पदार्थ कहते हैं। ये अभी हमने जस्ट बात करी है, देख लो, ये अभी हमने जस्ट बात करी है। रक्ताणु, लाल रक्ताणु, श्वेत रक्ताणु और पट्टिकाणु, ये एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। श्वेताणु उसको बोलते हैं, लाल रक्ताणु उसको बोलते हैं अपन, ठीक है। फिर हम बोल रहे हैं ये रक्त के लगभग 45% भाग बनाते हैं। यस, हमने भी ये बोला है, ये रक्त का लगभग 45% भाग बनाते हैं, ठीक है। अब इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट रक्ताणु
ठीक है, रक्ताणु बोलते हैं इसको। और मैंने क्या लिखा है तो मैं एक बार हिंदी में देखूं। लाल रक्ताणु, हाँ सही है, आरबीसी लाल रंग की होती है। श्वेत रक्ताणु, ये भी सही है, ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं लिखा है मैंने, ठीक है, मैं क्लियर कर लेती हूँ चीजों को। इरिथ्रोसाइट यानी रक्ताणु या लाल रुधिर कणिकाएं, ये अन्य सभी कोशिकाओं में संख्या में अधिक होती है। हमने बात करी है कितना प्रतिशत लेती है ये, कम से कम हमने बोला कि भैया यदि ये 45 है यानी 45% है तो 44% कौन घेरता है, आरबीसीज। कौन घेरता है, आरबीसीज, ठीक है, डब्ल्यूबीसीज। अभी अपन बात करेंगे इंडिविजुअल क्या क्या होती है, कैसे बोलते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में ये कणिकाएं लगभग 50 से 50 लाख प्रति घन मिमी। मेरे को लगता है पहले मैं तुम्हें करवा ही देती हूँ, ऐसे मेरे को रटना पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, आ जाओ। ठीक है, हम बोल रहे हैं रक्त के संघटित पदार्थ। ठीक है, रक्त के संघटित पदार्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें हमने बोला इरिथ्रोसाइट, यानी कि रक्ताणु। फिर हमने बोला श्वेताणु, फिर हमने बोला पट्टिकाणु। ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। इरिथ्रोसाइट जो होती है बच्चों, इसका शेप जो होता है वो इस तरीके का होता है। ठीक है, नहीं गलत बना है। इस तरीके का, ठीक है, यहां से केंद्रक निकला हुआ होता है। ठीक है, श्वेताणु और पट्टिकाणु के बारे में अभी अपन बात करते हैं। पहले अपन इरिथ्रोसाइट्स के बारे में बात करते हैं, है ना। इरिथ्रोसाइट जो है हमने कहा इसकी जो संख्या है सबसे अधिक पाई जाती है, तो तुम बोलोगे तो ये होगी 5 से 5 लाख प्रति घन मीटर। प्रति घन मीटर ही बोला है क्या हिंदी में, एक बार देख लो बस। प्रति घन मिमी, प्रति घन मिमी। ठीक है, कैसे लिखे इसको, 5 to 5.5 लाख घन मिमी क्यूब। ठीक है, इसको बोलते हैं। श्वेताणु की बात करें तो जो श्वेताणु है बच्चों, ये बेसिकली 2 तरीके की होती है। अब तुम सोचोगे मैडम रुक क्यों गई है, मैम सोच रही कि पहले तुम्हें इरिथ्रोसाइट्स के बारे में ही बता दे, लेकिन मैं सोचती हूँ एक बार ओवरऑल तुम्हें चीजें पता होनी चाहिए, उसके बाद में अपन चाहे श्वेताणु वापस से कर लेंगे। नहीं ना, चलो पहले तुम यही देखो, छोड़ो ये भी टाइप्स अपन बाद में देखेंगे। तुम तो सिर्फ ये देख लो कि जो श्वेताणु है वो कितनी मात्रा में पाई जाती है ना। श्वेताणु की बात करें तो ये कम पाई जाती है पट्टिकाणु से भी। श्वेताणु जो है वो पाई जाएगी आपके 6 से 8,000 प्रति घन मिमी, प्रति घन मिमी। ठीक है, यानी 6 to 8,000 मिमी क्यूब। ठीक है, मिलीमीटर क्यूब, आई मीन मिलीमीटर क्यूब। पट्टिकाणु जो होती है वो पाई जाती है 1.5 लाख से 3.5 लाख मिलीमीटर क्यूब, यानी कि 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मीटर था, नहीं प्रति घन मिमी। स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ठीक है, तुम्हें इनकी मात्रा याद होनी चाहिए, नीट के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और साथ के साथ किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे
नॉर्मल एग्जामिनेशन के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पता होनी चाहिए कितनी किसकी कितनी क्या है क्वांटिटी है ब्लड के अंदर। क्लियर दैट। आगे हमें एरिथ्रोसाइट और ये अब एक और चीज लेंगे अपन, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, अभी सिर्फ अपन एरिथ्रोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। एरिथ्रोसाइट जो होती है उसको अपन RBCs, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। लेकिन हमारा पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैम ये रेड ब्लड सेल है तो क्यों है, क्यों हम इनको रेड ब्लड सेल्स कह रहे हैं, है ना। ये क्वेश्चन होना चाहिए कि मैम इसको अपन रेड ब्लड सेल्स क्यों कह रहे हैं। रेड ब्लड सेल्स अपन इसके लिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें एक पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं, एक वर्णक होता है, वर्णक, ठीक है, वर्णक होता है, पिगमेंट होता है। वो पिगमेंट कौन सा होता है हमारा, हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो होता है उसी के कारण जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं या जो इरिथ्रोसाइट्स होती हैं, जो रक्ताणु होती है, वो लाल रंग की दिखाई देती है इसकी वजह से। ये क्लियर, समझ में आ गई बात, ठीक है। हीमोग्लोबिन की वजह से, हीमोग्लोब्यूलिन होता है, ग्लोब्यूलिन, हीमोग्लोब्यूलिन, हीमोग्लोबिन, क्या दिक्कत हो रही है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अब हम बोल रहे हैं कि इरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, हमारी बॉडी में इरिथ्रोसाइट कैसे कार्य करती है, किस तरीके से जो है इरिथ्रोसाइट का निर्माण हुआ है, वो चीजें हमें देखनी पड़ेगी। तो इरिथ्रोसाइट के निर्माण के लिए ये एक बार डिलीट करने वाली हूँ, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैं एक बार डिलीट करने वाली हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। क्लियर दैट। अब देखो, अब मैं तुम्हें बताती हूँ अस्थि मज्जा क्या होती है, ठीक है। तो देखो डायग्राम देखो इधर, ये है तुम्हारा अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, ऐसा लग रहा है ना। तो हम क्या बोलते हैं इसको, बोन मेरो, ठीक है, बोन मैरो। क्लियर दैट, आई बात समझ में। बोन मैरो में तुम्हें पता होना चाहिए कि इसमें स्टेम सेल्स होती हैं। अब स्टेम सेल्स की तो अपन बात कर चुके हैं, ठीक है। अब ये तुम्हारा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि स्टेम सेल्स क्या होती हैं। हमारी बॉडी में दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती है, एक होती है जर्म सेल्स और एक होती है स्टेम सेल्स, ठीक है। याद है ना ये चीज, हमने कोशिकाएं जब पढ़ी थी तब मैंने तुम्हें समझाया था कि ये क्या होती हैं। स्टेम सेल्स जो होती हैं, स्टेम सेल जो होती हैं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिसमें प्रॉपर क्या होता है, मतलब लगातार विभाजन चलता रहता है। क्या होता है, लगातार विभाजन चलता रहता है। क्या चलता रहता है, विभाजन चलता रहता है। इसकी वजह से इसको हम बोलते हैं प्लूरीपोटेंट। क्या बोलते हैं, प्लूरीपोटेंट। स्टेम सेल्स इसमें होती है प्लूरीपोटेंसी, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्लूरीपोटेंसी। तो प्लूरीपोटेंसी। अब आप पहली बात ये सोचेंगे कि मैम ये क्या कहानी गा रहे हो ब्लड के अंदर। तो बच्चे सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि स्टेम सेल और ये प्लूरीपोटेंसी मैंने लिखी, इसका मतलब क्या है। ढंग से सुनो, यहाँ पर बता रही, स्टेम कोशिका, ठीक है, स्टेम कोशिका या फिर मूल कोशिका। स्टेम कोशिका
वह कोशिकाएं होती, वापस है इधर देखो सभी, इधर ध्यान दो, स्टेम कोशिका वो कोशिका होती है जो कि किसी भी अंग से या अंग को, किसी भी अंग को किसी भी कोशिका में बनाने में मदद करती है, बनाने की क्षमता रखती है, किसी भी अंग को कोशिका में बनाने की क्षमता रखती है। मेरी हिंदी की राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है बट ठीक है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। स्टेम कोशिका या मूल कोशिका वो कोशिकाएं होती हैं, इनमें ऐसी क्षमता होती है जो कि किसी भी अंग से कोई भी कोशिका बना सकती है। क्लियर दैट? ये जो क्षमता है, ये जो क्षमता है ये कहलाती है प्लूरीपोटेंसी। क्या कहलाती है? प्लूरीपोटेंसी। क्लियर दैट? स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। मैं हटाने वाली हूँ क्योंकि जो मेन मुद्दा है वो समझाऊंगी सबसे पहले। क्लियर दैट? आई बात समझ में? अब देखो, अब मैं ये हटा रही हूँ, डिलीट कर रही हूँ। स्टेम सेल में क्या हुआ? विभाजन हुआ। इसने एक अंग से क्या बना लिया? इसको हमने बोला इरिथ्रोब्लास्ट। क्या बनाया इसने? स्टेम सेल से क्या बना? इरिथ्रोब्लास्ट। क्या बना? इरिथ्रोब्लास्ट। इरिथ्रोब्लास्ट पर एक प्रोटीन ने, इरिथ्रोब्लास्ट पर एक प्रोटीन ने अटैक किया। कौन सा प्रोटीन था? इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन ने इरिथ्रोब्लास्ट कोशिका बनी। इस कोशिका में केंद्रक है, इस कोशिका में केंद्रक है। इरिथ्रोपोइटिन एक प्रोटीन है जो कि इरिथ्रोब्लास्ट पे अटैक करता है। अटैक होने की वजह से जो इरिथ्रोब्लास्ट है, इसी के साथ में एक बार और, इरिथ्रोपोइटिन के साथ साथ दो हमारे जो होते हैं, ठीक है, वाइटामिन होते हैं, आपको पता हो तो, B12 और B9। B12 और B9 जो है ये इरिथ्रोपोइटिन के साथ ये भी अटैक करते हैं, जिसकी वजह से इरिथ्रोब्लास्ट में से क्या हो जाता है? न्यूक्लियस निकल जाता है और ये ऐसी कुछ अवस्था में आ जाती है। न्यूक्लियस जैसे एक मुक्का नहीं मारते इन्होंने, मतलब आप ये सोचो कि ये एक बलून है ना, इरिथ्रोब्लास्ट एक बलून है और मैंने इसको एक घौंसा मारा, है ना, एक मुक्का मारा, और जैसे ही मुक्का मारा तो बेचारे का यहाँ से ये मुंह सूज गया ना, यहाँ पर इसे मुक्का मारा तो ये चीज हो गई ना। तो अब ये क्या है? मुक्का मारने वाला कौन है? इरिथ्रोपोइटिन और B12 और B9। ये बात समझ में आ गई क्या? क्लियर दैट? अब क्या हुआ, जब ये हटा देती हूँ, नहीं तो मैं बाद में कंफ्यूज करेगा ये चीज, ठीक है, ये हटा देती हूँ, बाद में चीज कंफ्यूज करेगी। अब आपको पता है ये हो गई, ये इसको हम क्या कह रहे हैं? इरिथ्रोसाइट्स। ये कोशिका बन गई इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। इरिथ्रोसाइट्स अब किस में जाएगी? ये है हमारा ब्लड, ठीक है, ये है हमारा ब्लड है, ये इसमें जाएगी, ठीक है, ये यहां से जाएगी। अब ये ब्लड में आ गई, कौन? हमारी इरिथ्रोसाइट जो है ब्लड में आ गई है, ठीक है, ब्लड में आ गई। अब तुम्हें पता है कि यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी वाहिनियां होती है, कैपिलरीज होती हैं, बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, पता है ना ये चीज? हमारा कैसा परिसंचरण तंत्र है? बंद प्रकार का है, हमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो अभी आएगा, हमारे पास टॉपिक आएगा कि परिसंचरण तंत्र किस तरह का होता है, खुला कैसा होता है, बंद कैसा होता है, ये मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। बट अभी सुनो,
जो हमारी वेन्स है, जो रक्त वाहिकाएं हैं, उसमें कुछ छोटी छोटी वाहिनियां भी पाई जाती हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। अब तुम सोचो, इतना तगड़ा आदमी, इतना मोटू सा आदमी इतनी पतली गली में से कैसे निकलेगा, बेचारे को लगे कि नहीं लगेगी, है ना। वो मतलब मान लो ये पतली सकड़ी सी गली और मैं भी मोटा आदमी हूँ, ठीक है, या कोई भी मोटी औरत तो कुछ भी मान लो यार, मानने में क्या जाता है, ठीक है, अपन कौन किसी को पर्सनली जाके बोल रहे हैं। ये है अपनी एक पतली सकड़ी सी गली, अब मेरे को उसमें से निकलना है, अब मैं वैसे ही इतनी हेल्थ वाली, है ना, अब मेरे को यहाँ से निकलना है, लगी, फिर यहाँ से निकलना है, अरे लगी, फिर यहाँ से निकलने लगी, तो मेरे यहाँ से जो है ये छिल जाएगा, है ना, मेरे को यहाँ से छिल जाएगा। तो जब इरिथ्रोसाइट्स यहाँ से निकलेगी, इरिथ्रोसाइट्स ये क्या है, हमारी आरबीसीज हैं, ठीक है, रक्ताणु है, ये क्या है, जब ये इसमें से निकलेगी तो ये छिलने लग जाएगी, इधर से बेचारों को चोट लग जाएगी। और ये जब ब्लड में सर्कुलेट हो रही है, ये ब्लड में सर्कुलेट हो रही है, तो 120 दिन तुम्हें बोला जाता है ना कि भैया जो लाइफ है कितनी, आरबीसी की जो लाइफ होती है वो कितनी होती है, 120 दिन। 120 दिन बाद वापस से बन जाएगी, ये वापस से यही प्रोसीजर चलेगा 120 दिन। लेकिन ये 120 दिन के बाद जाती कहाँ है, ये 120 दिन के बाद जाती कहाँ है, तो तुम देखोगे ये कैपिलरीज से होती बेचारी जो मतलब बहुत ही ज्यादा लग गई है, छिल गया है बेचारी, है ना, वो जाती है हमारे इसको हम कहते हैं स्प्लीन, ठीक है, स्प्लीन, स्प्लीन। अब स्प्लीन हिंदी में कैसे लिखना है, स्प्लीन, ठीक है, ये जाती है स्प्लीन के अंदर, है ना। स्प्लीन के अंदर जाएंगी तो स्प्लीन क्या करेगा, यहां पर ये स्प्लीन में गई, कौन, हमारी डिग्रेडेड आरबीसीज, जहां पर इनको लगी है, बहुत ज्यादा लगी है बेचारी, इसमें जाती है ना, इसमें जाती है। तो अब तुम्हें ये बात पता है ना, यहां पर जाएंगी और यहां पर ये है हमारा लीवर, ठीक है, ये है हमारा यकृत, ठीक है, यकृत होता है। अब सुनो मेरी बात, एकदम कान खोल के सुनो। अभी तक हमने ये देखा है कि डिग्रेडेड हमारी आरबीसी यहाँ तक पहुंच गई, ये बात हमने बोली है। इसके बाद क्या हुआ, बात सुनो। जब हम बात करेंगे अभी डाइजेस्टिव सिस्टम, यदि तुमने पढ़ लिया है 12th में, या तुमने रश्मि मैम का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो तुमने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सुनो, क्या होता है जब अपन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो उस समय क्या होता है कि जितनी भी रक्त वाहिकाएं हैं, है ना, जितनी भी रक्त वाहिकाएं, इधर देखो बहुत सारी रक्त वाहिनियां हैं, ये जो रक्त वाहिनी है वो मिलकर के एक रक्त वाहिनी में जाती है, इसको हम बोलते हैं वेना कावा, ठीक है। वेना कावा कहाँ होती है, वेना कावा होती है लीवर में भी प्रेजेंट होती है। अब ये जो वेना कावा सेल्स है, तो ये आरबीसी जो है, स्प्लीन जो होती है उसको हम बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। अब लिखो कहाँ पर, जो बोर्ड है वही खत्म हो गया हमारा। रुको एक मिनट, यहाँ पर दिख रहा है तुम्हें, विजिबिलिटी है थोड़ी, यहाँ पे लिख देती हूँ, नीचे यहाँ लिख देती हूँ कब्रिस्तान। भैया ये तो कब्रिस्तान है, ये देखो, ये मैंने भूत भी बना दिया है, ठीक है। तो कब्रिस्तान किसका है, इन आरबीसी का, यहाँ जाकर के मर जाती है। और जो थोड़ी बहुत जिंदा रहती है, और जो थोड़ी बहुत जिंदा रहती है वो जिंदा कहाँ चली जाती है, मतलब जैसे आत्माएं होती है, सुनो मतलब बहुत अच्छी सी कहानी है, जैसे आत्माएं होती हैं वो कब्रिस्तान में चली जाती है। मैं तुम्हें ये नहीं कह रही इन चीज़ों पर बिलीव करो, बट मैं बता रही जो हम भी कहानियां सुनते हैं हमारे बड़े बूढ़ों से, आसपास से, है ना। तो कब्रिस्तान में जो आत्माएं होती हैं वो क्या करती हैं, रात को जागती हैं, है ना। तो उनको पकड़ने के लिए भी तो कोई मतलब तांत्रिक एंड ऑल बुलाते हैं अपन लोग, है ना। ऐसे अपन मूवीज में देखते हैं, हॉरर मूवी में, है ना। भाई डर लग रहा है मेरे को तो हॉरर मूवीज में अपन देखते हैं कि तांत्रिक आता है और वो पकड़ता है। तो तांत्रिक कौन है हमारा, ये लीवर में मैक्रोफाजेस, लीवर में भक्षाणु,
ठीक है। भक्षाणु कोशिकाएं, भक्षाणु कोशिकाएं कौन है? वो तांत्रिक है जो इन मरी हुई कोशिकाओं को, कौन? आरबीसीज को, इन मरी हुई कोशिकाओं को पकड़ेगी, है ना, और खा जाएगी। क्या करेगी? और खा जाएगी। वापस सुनो, हमने बोला, वापस सुनो कहानी, क्लियर, ऑल द क्लियर, वापस से सुनो, ठीक है, लिसन टू मी। यहाँ पर अपने पास है, हम बोल रहे हैं आरबीसी, इरिथ्रोसाइट का निर्माण कैसे हो रहा है। हम बात कर रहे हैं इरिथ्रोसाइट का निर्माण कैसे हो रहा है। इरिथ्रोसाइट का निर्माण हमारा होता है स्टेम सेल के अंदर। स्टेम सेल वो कोशिकाएं हैं जिसमें किसी भी अंग को कोशिकाओं में बदलने की क्षमता होती है, प्लुरिपोटेंसी की टेंडेंसी होती है। यहाँ से इरिथ्रोब्लास्ट कोशिका बनी, इसके केंद्रक को बाहर एक घोंसा मारने वाला काम कौन कर रहा है? इरिथ्रोपोइटिन, और साथ के साथ में B12 और B9, ठीक है, और घोंसा मार करके बेचारी का मुंह ही सुझा दिया है, ठीक है, और ये ऐसी हो गई है, ऐसी हो गई है, ठीक है, ये हो गई है हमारी इरिथ्रोसाइट। अब ये कहाँ जाएगी? ब्लड में। आपको पता है रक्त का संगठित वो है ना, संगठित पदार्थ है ना, तो कहाँ जाएगी? ब्लड में जाएगी। अब बेचारी इतनी मोटी थी, फिर ये थोड़ी ऐसी भी तो है ना, फिर ये छोटी छोटी कैपिलरी से निकलेगी, और जब ये कैपिलरी से निकलेगी तो यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे लगेगी, छिल जाएगी, और 120 में जब ये सर्कुलेट हो जाएगी प्रॉपर, 120 दिन बाद ये कहाँ चली जाएगी? स्क्रीन में, यानी कि कब्रिस्तान में। अब कब्रिस्तान में आत्माएं जाग रही है, आत्माएं जाग रही है, तो उसके बाद में हमें तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा। तांत्रिक का काम कौन कर रहा है? लीवर में उपस्थित भक्षाणु, लीवर में उपस्थित, इधर लिखती हूँ, रुको, इधर लिख रही हूँ, इधर, लीवर में उपस्थित भक्षाणु, भक्षाणु, ठीक है, भक्षाणु कोशिका यानी कि मैक्रोफाज, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कुफर सेल्स। क्या बोलते हैं यार? लिखने की जगह नहीं है यहाँ पे, इधर देखो, इसको मैं डिलीट कर रही हूँ यहाँ से, ये हटा रही हूँ, ठीक है, इसको बोलते हैं कुफर सेल्स। ठीक है, कुफर सेल्स। कुफर कोशिका, ठीक है, कुफर ऐसी भक्षाणु कोशिका, ऐसी भक्षाणु कोशिका जो कि यकृत में प्रेजेंट हो, लीवर में प्रेजेंट हो, उसका नाम है कुफर, उसका नाम है कुफर कोशिका, ठीक है। ये कुफर कोशिका वो तांत्रिक है जो इन मरी और डिग्रेड वाली आत्माओं को क्या करेगी? खा जाएगी, है ना, खा जाएगी और उनको नष्ट कर देगी, और 120 दिन बाद वापस से यही प्रोसीजर चलेगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, फिर मैं तुम्हारी वो पढ़ा रही हूँ एनसीईआरटी, फिर तुम्हें और चीजें क्लियर हो जाएगी। डन डन, क्लियर दैट। अब आ जाओ, अपनी एनसीईआरटी क्या कहती है, थोड़ा सा वो पढ़ लेते हैं। इरिथ्रोसाइट रक्ताणु, लाल रुधिर कणिकाएं अन्य सभी कोशिकाओं की संख्या में अधिक होती है। हमने बात करी है, कितनी होती है? 5 से 5.5 लाख प्रति घन मिमी क्यूब, प्रति घन मिमी, ठीक है, घन यानी कि क्यूब ही होता है आई थिंक। अब तुम ये बताओ, ये क्यूब का क्या मतलब होता है? देखो, 1 मिमी तुम ये ले लो, 1 मिमी तुम ये ले लो, और 1 मिमी तुम ये ले लो, 1 2 3, इन तीनों में कितनी कोशिकाएं हैं आरबीसी की? 5 से लेकर के 5.5 घन मिमी क्यूब, है ना, ठीक है, आई बात, मतलब मिलीमीटर क्यूब प्रति घन मिमी। रक्त में 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन मिमी। अच्छा, मैंने मिलियन नहीं लिखा क्या? भाई लिख लेना जहां पर भी नहीं लिखा है मिलियन, ठीक है। वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएं लाल अस्थि मज्जा में बनती है। हमने क्या बोला? वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएं लाल अस्थि मज्जा में बनती है। अरे यार, अपन ने यही बात बोली है, कहाँ गया अपना ये बात? अपनी वयस्क अवस्था में अस्थि मज्जा, कौन सा अस्थि मज्जा है? बस ये लाल अस्थि मज्जा है, ठीक है, लाल अस्थि मज्जा नहीं लिखा मैंने, अस्थि मज्जा लिख दिया था। बोन मैरो में अपनी यंग अवस्था में, अवयस्क अवस्था में इरिथ्रोसाइट बनती है। कहां पर? अस्थि मज्जा में, याद रखिएगा, नीट में क्वेश्चन आता है ये, ठीक है।
अधिकतर स्तनधारियों की लाल उदीकर कणिकाओं में केंद्रक नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि अभी हमने क्या मारा था, घोसा मारा था, किसने? एरिथ्रोपोइटिन और B9 और B12 ने। ठीक है, इनकी आकृति कैसे हो जाती है? बाइकॉनकेव, उभयातल। अब ये भी लिख लेते हैं अपन, कैसी हो गई ये वाली शेप? उभयातल। ठीक है, बाई हो गई ना, एक ये लोब और एक ये लोब, एक ये लोब बन गई और एक ये लोब, है ना? बाई कॉनकेव। ठीक है, इसकी शेप कैसे हो गई? जैसे ही एरिथ्रोपोइटिन ने इसको घोसा मारा B12 और B9 के साथ मिल करके, तो ये कैसी हो गई? उभयातल हो गई, बाइकॉनकेव जैसे इसका स्ट्रक्चर बन गया। ये बात हमने बात कर ली, ये तो क्लियर हो गया अपना। इनका लाल रंग एक लोह युक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण है, ये भी हमने बात करी। आ जाओ, इरिथ्रोसाइट रक्ताणु, अरे अपन ने ये बात करी थी ना? नहीं करी थी क्या? करी तो थी, मेरे को याद है, करी है कहीं ना कहीं तो। लिखा भी था मैंने, फिर मिटाया भी था, लगता है वो मैंने रफ कर दिया, है ना? चलो, तुम्हें याद है मैंने बात कर ली इसकी भी। हीमोग्लोबिन की बात करी थी अपन ने, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में, नीट के लिए क्वेश्चन है ये दोनों बात। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 मिलीमीटर रक्त में लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, कितना होना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा? देखो, बॉयज में जो होता है उसका रेशो होता है बेसिकली 14:16। ठीक है, और गर्ल्स में जो रेशो होता है वो 8 से 10 के बीच में ही मिलता है। हमारे इंडिया के अंदर हीमोग्लोबिन की संख्या इतनी मिलती है, लेकिन एक वयस्क व्यक्ति में, एक स्वस्थ व्यक्ति की बात करें तो वो कितनी मिलेगी? 12 से 16% उसकी मात्रा मिलती है। इन पदार्थों की श्वसन गैसों में परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका है। आपको पता है हीमोग्लोबिन क्या करता है? अब सारे लोह युक्त होता है, लोहा क्या है? लोहा किसको चिपकाता है? चुंबक को। तो ये सारे खनिज पोषण को चिपकाता है और ब्लड में ऐसे 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 करके क्या करता है? फ्लो करता है। क्लियर दैट? लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है, ये भी हम बात कर चुके होते हैं। तत्पश्चात इनका विनाश प्लीहा। अब देखो, स्प्लीन को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको मैं लिख देती हूँ प्लीहा, फिर तुम्हें भी याद रहेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट वापस ले लेना। प्लीहा कहते हैं स्प्लीन को, इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं? प्लीहा। ये इसका कब्रिस्तान है 120 दिन बाद। अरे कहाँ चली गई मैं? प्लीहा। और कहाँ चली जाती है? लाल रक्त कणिकाएं की कब्रिस्तान भी कहते हैं किसको? प्लीहा को। याद रखोगे, स्प्लीन इंग्लिश में कहते हैं। ल्यूकोसाइट आ गई, तो ये तुम एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन ल्यूकोसाइट करेंगे। ये प्लीहा जो मैंने लिखा है, ये बाइकॉनकेव लिखा है, एक बार तुम्हें पता लग जाएगा। आई होप कि तुम्हें बहुत मजा आया होगा इरिथ्रोसाइट के फॉर्मेशन में और उसको समझने में। क्लियर दैट? अब अपन करेंगे ल्यूकोसाइट। ये आ गई तुम्हारी ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट को पढ़ने से पहले वापस से अपन क्या करेंगे? हमारी एक वो लेंगे ताकि चीजें वापस से अच्छे से क्लियर हो। हम देख रहे हैं हमारी कौन सी? ल्यूकोसाइट्स के बारे में। तो ल्यूकोसाइट्स हम लिख लेते हैं पहले। श्वेताणु। कोई श्वेता है क्या यहाँ पे? वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स, श्वेताणु। श्वेताणु बस, और कुछ तो ना कहते हैं, यही तो कहते हैं। अब देखो, जो श्वेताणु होती हैं वो बेसिकली दो तरह की होती हैं, कणिका में, कणिका में, ठीक है, और एक होता है अकणिका में, अकणिका में। ठीक है, ग्रेन्यूलर, ग्रेन्यूलर, ग्रेन्यूलोसाइट्स और अग्रेन्यूलोसाइट्स, अग्रेन्यूलोसाइट्स।
ग्रेन्यूलोसाइट्स, ठीक है, हिंदी भी लिख देती हूँ उसकी, यहाँ लिख देती हूँ ग्रेन्यूलोसाइट्स, ठीक है, पढ़ने में तुम्हें सही रहेगा। ग्रेन्यूलोसाइट्स, इसको कहाँ लिखूं अब, इसको नीचे लिखना पड़ेगा, ग्रेन्यूलोसाइट्स, ठीक है, ग्रेन्यूलोसाइट्स। दो तरीके की होती हैं हमारी WBC जो होती है, वो दो तरह की होती हैं। एक होती है कर्णिका में ग्रेन्यूल्स जिसमें पाए जाते हैं पिगमेंट्स, ऐसे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, और एक होती है अग्रेन्युलोसाइट अकर्णिका में। क्लियर दैट। अब श्वेताणु की मात्रा कितनी थी हमारे इसमें, 6 से 8,000 प्रति घन मिमी, यही थी हमारी मात्रा। देखो तुम्हें मात्रा हमेशा याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब अपन बोल रहे हैं जो कणिका में है और अकणिका में है, ये भी फर्दर डिवाइडेड है, यानी कि ये भी फर्दर हमने बांटी है। आ जाओ पहले अपन देखेंगे, ठीक है। कणिका में बेसिकली 3 तरह की होती है। कणिका में बेसिकली 3 तरह की होती है। एक होती है इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स, वाई आएगा आई आएगा, एक बार आई रख देती हूँ, ठीक है। इओसिनोफिल, बेसोफिल, एक बार देख लेना, वाई आएगा आई आएगा, ये चेक कर लेना, स्पेलिंग गलत हो सकती है। बेसोफिल, और एक होता है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, ठीक है। न्यूट्रोफिल। कणिका में ग्रेन्युलोसाइट बेसिकली 3 तरह की होती है। मैं सोच रही हूँ पीछे ही बना दूं अलग से, क्योंकि मेरे को डायग्राम बनाने भी है, फिर वो कहाँ बनाऊंगी मैं, ठीक है। कणिका में इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। एक बार यहाँ पर डायग्राम नहीं बनाती, पहले ये बता देती हूँ तुम्हें, फिर डायग्राम तुम्हें दूसरा वो लेकर के बना दूंगी। अग्रेन्युलोसाइट 2 तरह की होती है। एक होती है मोनोसाइट्स, और ल्यूकोसाइट। मोनोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट्स कणिका में 3 तरह की होती हैं, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स। अकणिका में होती हैं 2 तरह की, मोनोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स। अब इनकी परसेंटेज देखनी है बेटा अपन को। सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है ये 60 से 65%, 60 से 65% पाई जाती है न्यूट्रोफिल्स, और फिर इसके बाद पाई जाती है 20 से 25% ल्यूकोसाइट्स। किसकी बात हो रही है, WBC की। WBC में 60 to 65%, 60 से 65% पाई जाती है न्यूट्रोफिल, ल्यूकोसाइट्स पाई जाती है 20 से 25%। क्लियर दैट। फिर हम बोल रहे हैं ये पाई जाती है हमारी, ये पाई जाती है 2 से 3%, ये पाई जाती है हमारी 0.5 से 1%, ये मेरी पाई जाती है, ये हमारी पाई जाती है शायद 12 से
15%, एक बार इसका चेक कर लेंगे अपन, ठीक है, 12 से 15% एक बार चेक कर लेंगे, अपनी बुक में लिखा है, डोंट वरी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या पहले चेक कर लेती हूँ, 2 मिनट लगेगा, मैं तुम्हें गलत वो नहीं देना चाहती, रुको 1 मिनट। न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, यूसिनोफिल, लिम्फोसाइट्स, यूसिनोफिल 2 से 3% सही है। ठीक है, ये 6 से 8% ही है अपनी, ठीक है, ये कितनी है, 6 से 8%। अब तुम स्क्रीनशॉट ले लो, ये सही है बिल्कुल। अब तुम स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर तुम्हें डायग्राम बना के मैं दिखाती हूँ कैसे लगता है, ठीक है। श्वेताणु जो है हमारी 6 से 8,000 प्रति घन मीमी पाई जाती है। फिर ये 2 तरह की होती है, कणिका में, अकणिका में। कणिका में भी 3 तरह की होती है, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स। अकणिका में 2 प्रकार की होती है, मोनोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। फिर हम बात करें इनकी परसेंटेज, तो वो तुम्हें दिख ही रही है लिखी हुई, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो चीजें क्लियर है अपनी, यहाँ तक क्लियर। अब आ जाओ, एक और अपन लेंगे स्लाइड। हम बोल रहे हैं अकणिका में ओनली, ठीक है, पहले कणिका में की बात कर लेंगे अपन। कणिका में WBCs, पूरा नहीं लिख रही हूँ, तुम्हें हिंदी मैंने बता दी है, तो एक बार देख लेना, ठीक है। कणिका में 3 तरह की हो रही है अपने पास। एक होती है इओसिनोफिल्स, ठीक है, ये वापस बता रही हूं मैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रो में मैं हमेशा पता है ये कर देती हूँ, आयन बना देती हूँ, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। ये 3 तरह की है। अब ये 3 तरह का जो है बच्चों, ये जो 3 तरह की है, ये कैसे डिसाइड करी? ये डिसाइड करी अभिरंजन के द्वारा। किसके द्वारा? अभिरंजन। ये कोई लड़का नहीं है। अभिरंजन क्या होती है? डाई होती है, ठीक है। अभिरंजन यानी डाई होती है। इन रंगों के आधार पर हमने ये बताया कि ये जो कणिका में है वो भी 3 तरह की है। इओसिनोफिल, ठीक है, इओसिनोफिल जो है वो कैसी डाई लेगी? एसिडिक। एसिडिक यानी कि क्षारीय। क्षारीय अभिरंजन से अभिरंजित होती है। क्षारीय अभिरंजन से अभिरंजित होती है ये, ठीक है, अभिरंजित होती है, ठीक है, एसिडिक डाई। इसलिए अपन इसको एसिडोफिल्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एसिडोफिल्स। इओसिनोफिल को अपन एसिडोफिल्स भी कहते हैं, ठीक है। एसिडोफिल्स भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये क्षारीय अभिरंजन से अभिरंजित होती है। क्लियर दैट? अब इसका जो अपन डायग्राम देखेंगे, क्योंकि ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं तो ग्रेन्यूल्स बना दो। ये लो ग्रेन्यूल्स बना दो, है ना, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। अब इसमें तुम देखोगे कि जो इसका केंद्रक है, केंद्रक कैसा होता है? बाइलोब्ड। इस तरीके का कैसा होता है इसका केंद्रक? इस तरीके का केंद्रक तुम्हें देखने को मिलेगा। इस तरीके जो तुम्हारी इओसिनोफिल होगी वो कैसी होगी? इस तरीके की होगी। और केंद्र कैसा होगा? दो ऐसा होगा, इसको बोलते हैं बाई न्यूक्लिएटेड। कैसा होगा? बाई न्यूक्लिएटेड। हिंदी में इसको लिख देती हूँ यहाँ पे, बाई न्यूक्लियस। बाई यानी 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो बाई न्यूक्लिएटेड।
न्यूक्लिएटेड, बाई न्यूक्लिएटेड, ठीक है, बाई न्यूक्लिएटेड होती है ये संरचना। क्लियर दैट। अब देखो बेसोफिल्स के बारे में। बेसोफिल्स में बेसिकली अम्लीय अभिरंजन से अभिरंजित होती है। ठीक है, अभिरंजित होती है, और यानी कि हम बोलते हैं इसको बेसिक डाई से। कैसी डाई आएगी? बेसिक डाई। ठीक है, बेसिक डाई से होती है, और इसकी संरचना कुछ इस तरीके की होती है, देखो। ठीक है, ग्रैन्यूल्स होते हैं इसमें भी, ठीक, कणिकाएं होती हैं, छोटी छोटी कणिकाएं, ये लो कणिका बना लो, और इसका स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरीके से होता है, ये लो। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरीके का होता है। क्लियर दैट? आई बात समझ में? दोनों में अंतर। इसका जो स्ट्रक्चर है बच्चों हेडफोन की तरह होता है। हेडफोन तुम लगा लो तो तुम ऐसे हेडफोन लगाते हो ना ऊपर वाले, तो इसका स्ट्रक्चर हमेशा ऐसा दिखेगा। तुम्हें इयोसिनोफिल देखोगे ना तो इस तरीके से दिखेगा, लेकिन बेसोफिल्स तुम्हें ये कहीं पर भी मिल जाएगा, ये कहीं पर भी शेप में मिल जाएगा। क्लियर दैट? अब तुम न्यूट्रोफिल्स की बात करोगे। न्यूट्रोफिल्स को भी अलग कलर से बनाना पड़ेगा। अपन क्या कलर लूं? व्हाइट। व्हाइट तो ले लिया अपन ने, अब क्या करेंगे? अब क्या होगा कालिया तेरा? अरे अपने पास तो गजब कलर है, भूल गए क्या तुम लोग? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल जो है बेसिकली ये ना तो अम्लीय अभिरंजन लेगा, है ना ही ये क्षारीय लेगा। ठीक है, क्षारीय अभिरंजन, ये किसी भी अभिरंजन से काम नहीं करेगा, कोई भी अभिरंजन इसको नहीं चाहिए, किसी भी कलर से ये डाई नहीं होगा। ठीक है, तो अम्लीय भी काम नहीं करेगा इस पे, क्षारीय भी काम नहीं करेगा, तो इसको अपन क्या बोलते हैं कि भैया तू तो उदासीन है। कैसा है ये? उदासीन है, जिसपे अम्लीय और क्षारीय दोनों कार्य नहीं करते, वो कैसा होता है? उदासीन होता है। केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। तो ये कैसा है? न्यूट्रोफिल्स उदासीन है ना, उदासीन है। और इसी के साथ में भैया ये उदासीन है ना, तो ये अपनी बहुत ज्यादा मॉर्फोलॉजी चेंज करता है। कभी ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, कभी ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, कभी ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, मतलब अलग अलग अपनी मॉर्फोलॉजी बनाएगा। अलग अलग मॉर्फोलॉजी बनाने की वजह से इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? ऐसा। ठीक है, ये लो ग्रैन्यूल्स को बना ही लो। ठीक है, और इसमें मैं इससे बना लेती हूँ व्हाइट कलर से। ठीक है, और इसमें यहां पर बहुत सारे जो है न्यूक्लियस हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे जो है न्यूक्लियस हो जाएंगे। इसी की वजह से इसको हम बोलते हैं, यहां पे लिख देती हूं, अरे एक बार इसका वो कम कर दूं साइज, पॉलीन्यूक्लियर, रुको, इसको अपन पॉलीन्यूक्लियर नहीं बोलते, इसको अपन याद कर लेना, ये नेम नीट में पूछ सकता है। ठीक है, नीट में पूछ सकते हैं। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ठीक है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, PNNL। याद रखना ये नाम इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए याद कर लेना बेटा। मैं इसको हिंदी में कहीं लिख दूं क्या? पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। डन। अब अपन देखेंगे, इसको मैं भी लिखती हूँ, रुको, एक और स्लाइड ले रही हूं मैं, यहां लिख लो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर
ल्यूकोसाइट, ठीक है। पॉली, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए जोड़ दे रही हूं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूको साइट्स, ठीक है। PMNL किसको कहते हैं? ये कहते हैं न्यूट्रोफिल्स को, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। ये दूसरा नाम है, क्यों? क्योंकि ये जो है ग्रैन्युलोसाइट तो बना लो, पहले ग्रैन्यूल्स बना लो। इसमें अलग अलग, मतलब अलग अलग तरीके से जो है न्यूक्लियस की शेप होती है, अलग अलग तरीके से न्यूक्लियस की शेप बना लेता है ये, ठीक है। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स इसको अपन बोलते हैं। क्लियर दैट? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन किस पे चलेंगे? अग्रैन्युलोसाइट्स पे, अकर्णिकामय पे। डन? आई बात समझ में? आप देखो यहां तक अपना क्लियर हो गया। एक और अपन वो ले लें। अब अपन ने बोला अकर्णिकामय, अकर्णिकामय WBCs, ठीक है। ये दो तरह की होती हैं, मोनोसाइट्स, गलत कर दिया क्या? मोनोसाइट्स और ल्यूकोसाइट, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट जो होती है ये इस तरह की दिखती है, इसमें ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते। ल्यूकोसाइट्स भी इस तरीके से होती है, इसमें भी ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते। खत्म बात। ये मिलेगी अपने 20 से 25%। इसमें कोई भी अभिरंजन नहीं होता है, ध्यान रखना। अभिरंजन यहाँ पर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ग्रैन्यूल्स नहीं है यहाँ पे, अभिरंजन नहीं होगा, यहाँ पर कोई अभिरंजन नहीं होगा। मोनोसाइट्स कितनी प्रतिशत पाई जाती है? 6 से 8%। क्लियर दैट? हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर अपन चलेंगे अपनी एनसीईआरटी पे क्या कहना चाहती है। आई बात समझ में? आ जाओ, अब अपन स्टार्टिंग से अपना पढ़ते हैं मैटर। ल्यूकोसाइट से, यानी कि WBC, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि कलरलेस ब्लड सेल्स, कलरलेस ब्लड सेल्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है। सीबीसी करवाते हैं ना, सीबीसी काउंट तो देखते हैं ना, आरबीसी काउंट देखते हैं, सीबीसी काउंट देखते हैं, तो सीबीसी क्या होता है? WBC होती है। पता है ये बात? कभी रिपोर्ट देखोगे ना ब्लड की जांच की, खून की जांच की रिपोर्ट देखोगे तो उसमें WBC दिया जाता है, हीमोग्लोबिन दिया जाता है, RBC दिया जाता है ना, अपनी सारी प्लाज्मा बताई जाती है। तो सीबीसी जब तुम देखते हो तो तुम्हें पता नहीं लगता ना सीबीसी क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स को ही अपन सीबीसी कहते हैं, कलरलेस ब्लड सेल्स। क्लियर दैट? ल्यूकोसाइट को हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण रंगहीन होने से श्वेत रुधिर कणिकाएं कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एग्जामिनेशन। ऐसी ब्लड की संगठित पदार्थ बताओ, ऐसी ब्लड की कोशिकाएं बताओ जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? ल्यूकोसाइट, ठीक है। WBC, क्लियर बात? श्वेत रक्ताणु, आंसर आ गया। इसमें केंद्रक पाए जाते हैं, अभी हमने बात कर ली केंद्रक। देखो एरिथ्रोसाइट में तो घोसा पड़ गया था, यहाँ कोई घोसा वोसा नहीं पड़ा, इसलिए यहाँ पर केंद्रक पाए जाते हैं। इनकी संख्या लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा कम होती है, औसतन 6000 से 8000 प्रति घन मीटर। ये अपन ने बात कर ली। सामान्यतः ये कम समय तक ही जीवित रहती, इनकी जो लाइफ स्पैनिंग है वो और भी ज्यादा कम है। इनको दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, कणिकाणु यानी कि ग्रैन्युलोसाइट्स,
अकर्ण कोशिकाएं यानी कि अग्रेन्युलोसाइट, जो कि अपन कर चुके हैं। क्लियर दैट? आगे आ जाओ। न्यूट्रोफिल्स इओसिनोफिल बेसोफिल कणिकाओं के भी प्रकार हैं, जबकि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट अकणिका कोशिका के प्रकार हैं। यानी कि न्यूट्रोफिल्स इओसिनोफिल बेसोफिल तो क्या है? कणिकाणु, यानी कि इसमें कणिकाएं पाई जाती है, ग्रेन्युलोसाइट्स हैं। लेकिन लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स क्या हैं? अकर्ण कोशिका के प्रकार है। हमने यही बात करी है। अकर्ण कोशिका मोनोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स हैं, और जो कणिका में है वो इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स है। ये हमने बात कर ली है ना। श्वेत रुधिर कोशिकाओं में न्यूट्रोफिल की संख्या में सबसे अधिक लगभग कौन है? न्यूट्रोफिल्स है। कौन है? न्यूट्रोफिल्स से हमने बात करी है क्या ये बात? हाँ बिल्कुल करी है। आ जाओ, इधर नहीं, अपन ने बात करी इधर। ठीक है, कितनी प्रतिशत है? 60 से 65%। सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है। सबसे ज्यादा कौन पाई जाती है? न्यूट्रोफिल्स। क्लियर दैट? सबसे कम 0.5 to 1 बेसोफिल्स। सबसे कम कौन पाया जाता है? बेसोफिल्स पाई जाती है। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट 6 से 8% भक्षाणु होती है, ये जो कि अंदर प्रवेश करने वाले बाहरी जीवों को समाप्त कर देती है। देखो, तुमसे पूछा जाए न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं, ठीक है, और मोनोसाइट्स, दो कोशिकाएं, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स, ये दोनों कोशिकाएं जो हैं भक्षाणु का कार्य करती है। ये जैसे ही कोई एंटीजन आया, दबे पांव, उसको लग रहा है कोई मुझे नहीं पकड़ेगा, लेकिन जब तुम जैसे ही लाइट जलेगी कमरे की, और ये फटाफट से अटैक करके और उसको खा जाएगी, है ना, फटाफट से अटैक करेगी और उसको खा जाएगी। तो कौन काम करेगा? ये न्यूट्रोफिल्स करेगा और मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स क्या करेंगी? हमारे फैगोसाइटिक सेल का काम करेगी, यानी कि भक्षाणु का काम करेगी, यानी कि भक्षण करेगी, उनको खा जाएगी। क्लियर दैट? बेसोफिल हिस्टामिन और सीरोटिन और हेपेरिन। देखो यहाँ पे, देखो जो बेसोफिल्स होती हैं, ठीक है, बेसोफिल्स होती हैं, ये 3 तरह के हमारे प्रोटीन निकालती है, जिसको हम बोलते हैं हिस्टामिन। ये मैंने तुम्हें नहीं बताया, सॉरी, मैं भूल गई बताना। हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हमारा मतलब ये फंक्शंस हैं, और हेपेरिन। ठीक है, हेपेरिन 3 तरह के प्रोटीन का स्रवण करती है, जो कि शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित होते हैं। क्या है? शोधकारी, यानी कि आइडेंटिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इओसिनोफिल संक्रमण से बचाव करती। इओसिनोफिल जितनी भी एलर्जिक रिएक्शन होती है तुम्हारी बॉडी में, जैसे कुछ अपन नहीं कहते कि एविल की गोली ले आओ 2 रुपए की, 1 रुपए की जो आती है, खा लो और अपन ठीक हो जाएंगे। तो जितनी भी एलर्जिक रिएक्शन, उसको आइडेंटिफाई करने का काम कौन करता है? इओसिनोफिल। नीट के लिए जो कार्य है ना बेटा, मोनोसाइट का कार्य है भक्षाणु का कार्य, और न्यूट्रोफिल्स का कार्य भक्षाणु का कार्य। बेसोफिल स्त्रवण करती है, जो शोधकारी क्रियाओं में इंपॉर्टेंट होता है। इओसिनोफिल एलर्जिक रिएक्शन में हेल्प करती है, इनके कार्य भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। लिम्फोसाइट मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, जो कि प्रतिरक्षा तंत्र में खतरनाक योगदान देती है ना। टी और बी, ये अपन इम्यूनोलॉजी कभी अपन ने पढ़ी तो अपन उसमें बात करेंगे, टी और बी। बी और टी दोनों प्रकार की लिम्फोसाइट शरीर में प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी होती है। वी नो दैट। क्लियर दैट? आई बात समझ में? अब आ जाओ अपनी पट्टिकाणु। पट्टिकाणु प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स भी इनको हम कहते हैं। ये मेगा कैरियोसाइट, अस्थि मज्जा की विशेष कोशिका। नीट के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है ये। कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। देखो कितनी सुंदर सी लग रही है, व्हाइट कलर की मैंने यहाँ पे बनाई है ना, बहुत सुंदर सी लग रही है ये, मुझे बहुत ही अच्छा डायग्राम लगा ये। तो मेगा कैरियोसाइट्स यानी बड़ी आकार की कोशिकाएं होती है ये, और ये अस्थि मज्जा की विशेष कोशिकाएं होती हैं जो कि टुकड़ों में विखंडन से बनती है। ठीक है, टुकड़ों में ये देखो विखंडित होकर के दिख रही है तुम्हें ये चीजें, बड़ी बड़ी, ये सबसे बड़ी बड़ी दिख रही है तुम्हें ये। रक्त में इनकी संख्या 1.5 से 3.5 यानी कि 1.5 लाख से 3.5 लाख प्रति घन मीटर होती है, प्रति घन मिमी होती है। प्लेटलेट्स कई प्रकार के पदार्थ को स्रवण करती है, और ये
जिनमें ये अधिकांश रुधिर का थक्का जमाने का कार्य करती है। यानी प्लेटलेट्स क्या होती हैं, जैसे आपको पता है ना, जैसे डेंगू हो जाता है ना, और मलेरिया हो जाता है तो प्लेटलेट जो है वो कम हो जाती है। तो प्लेटलेट्स ये ही है होती हैं जो कि क्या करती है, ब्लड को मतलब थक्का बनाने का काम करती है, और ब्लड इतना ज़्यादा पतला हो जाता है कि इंसान मर जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी के लिए प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की संख्या की कमी के कारण स्कंदन जमाव में विकृति आ जाती है और शरीर से अधिक रक्तस्राव होने लगता है। यही बात अभी अपन ने बात करी। तो इस तरीके से आज अपन ने बहुत सारी चीजें पढ़ी है पार्ट 1 में ही। तो इस तरीके से हमारा जो पार्ट 1 है वो खत्म हो गया। रुधिर के बारे में हमने टोटल जानकारी ले ली है। हमने ये देख लिया कि रुधिर जो है प्लाज्मा और संगठित पदार्थ से बना है। फिर प्लाज्मा जो है जल और प्रोटीन से मिलकर बनाता है। संगठित पदार्थ में भी हमने देखा कि बहुत सारी सेल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। फिर हमने देखा कि आरबीसी जो होती है वो कैसी होती है, डब्ल्यूबीसी भी 2 तरह की होती है, कणिका में और अकणिका में। फिर प्लेटलेट्स के बारे में हमने पढ़ाई करी, साथ ही साथ में हमने हर किसी चीज़ का फंक्शन भी देखा। तो आई होप और ये मैं आशा करती हूँ कि ये वाला जो टॉपिक है आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया होगा और आपको उतनी ही अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। जब तक धन्यवाद, फिर मिलेंगे अपन एक नए टॉपिक के साथ में।